हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेटा। ये सेकेंड फाइलम होगा, पहला आपने पोरीफेरा पढ़ लिया है। इस सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहा जाता है। एक साइंटिस्ट थे ल्यूकर्ट ने संघ सिलेंट्रेटा की सर्वप्रथम स्थापना की और हेरचेक नामक साइंटिस्ट ने इनको नाइडेरिया कहा। नाइडेरिया इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें दंश कोशिका या निमेटोसाइट्स कहा जाता है या नीडोसाइट्स कहा जाता है। इसी वजह से इनको नाइडेरिया नाम रखा गया। इनके सामान्य लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। अधिकतर सदस्य इनके कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, अरीय सम्मत यानी कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। द्विकोरिक यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कहने का मतलब इनका शरीर दो लेयर एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनता है। ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन यानी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके शरीर में भी एक कैविटी पाई जाती है जिनको सिलेंट्रॉन कैविटी, सिलेंट्रॉन गुहा या जठर गुहा, इंग्लिश में सिलेंट्रॉन कैविटी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। शरीर के शीर्ष पर जो मुख पाया जाता है यानी कि जो माउथ है, माउथ के चारों तरफ कुछ स्पर्शक यानी कि टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ये टेंटिकल्स शिकार पकड़ने में मदद करते हैं और चलने में यानी कि लोकोमोशन में सहायता करते हैं। एक ही ओपनिंग होती है यानी कि माउथ एंड एनस का काम एक ही ओपनिंग, सेम ओपनिंग के द्वारा किया, यानी कि वाटर के साथ जो फूड मटेरियल माउथ के थ्रू ही एंट्री भी लेता है और माउथ के थ्रू ही एग्जिट यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है वो माउथ के थ्रू ही पास आउट किया जाता है। यानी कि माउथ और एनस दोनों का काम एक ही ओपनिंग करते हैं। वही चीज़ें देह भित्ति पर दंश कोशिकाएं, जो हमने अभी बात की, दंश कोशिकाएं यानी निमेटोसाइट्स या नीडोसाइट्स कह देते हैं, वो देह भित्ति यानी बॉडी वॉल पर पाई जाती हैं, जो अधिकतर आधार से चिपकने में काम करती हैं, आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में, और भोजन को पकड़ने में, कैप्चरिंग ऑफ फूड में वर्क करती हैं। भोजन का जो पाचन होता है यानी कि डाइजेशन, यहाँ पर इंट्रासेलुलर और जठर गुहा यानी कि जो हमने अभी बात की सिलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, तो थोड़ा बहुत पाचन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो जाता है। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बाद में आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई ये एनिमल है, हाइड्रा एनिमल ऐसा ही होता ही है, आपको पता है ये टेंट्रिकल्स होते हैं इसके मुख पर। तो अगर ये कैविटी है जिसे सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है, और ये जो लेयर है इसी लेयर को हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। अब कुछ पाचन तो इस कैविटी में हो जाता है और कुछ पाचन जब मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब इसमें प्रवेश कर जाता है कोशिका में, तो कुछ पाचन इसमें होता है। यानी कि पार्शियली डाइजेशन कहाँ होता है? कैविटी के अंदर, और पार्शियली डाइजेशन कहाँ होगा? गैस्ट्रोडर्मिस के कोशिकाओं में संपन्न होता है। प्राणी द्विरूपी होते हैं, स्थानबद्ध यानी कि इनमें डायरूपिक, कभी कभी हमने बताया पॉलीमार्फिक यानी बहुरूपता, कई रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर द्विरूपी यानी दो रूपों में पाए जाते हैं। एक तो वे होते हैं जो स्थानबद्ध होते हैं, चलते फिरते नहीं, और वो अलैंगिक अवस्था कहलाती है, अलैंगिक अवस्था कहलाती है। और अलैंगिक अवस्था को पॉलिप कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलिप कहा जाता है। यानी एसेक्सुअल स्टेज को क्या कहेंगे? पॉलिप कहेंगे। और दूसरी अवस्था होती है जो चल सकती है और छत्रक नुमा यानी कि इस प्रकार से छाते नुमा स्ट्रक्चर होती हैं, और ये स्ट्रक्चर सेक्सुअल स्टेज या लैंगिक अवस्था कहलाती है, जिसे हम कहते हैं मेडुसा।
मेडुसा। यानी कि सिलेंट्रेटा के जंतुओं में दो मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं, द्विरूपी होते हैं ये, और दो रूपों में, एक लैंगिक अवस्था यानी पॉलिप स्टेज और एक लैंगिक अवस्था को मेडुसा कहते हैं और अलैंगिक अवस्था को पॉलिप कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा होता है और लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन यानी गैमीट के फ्यूजन के द्वारा होगा। गैमीट बनेंगे, गैमीट के फ्यूजन के द्वारा होता है। और जो निषेचन है यानी फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पर भी कैसा होता है, इंटरनल या आंतरिक निषेचन होता है। डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जीवन में कोई ना कोई लार्वा जरूर बनेगा। और सिलेंट्रेटा का जो फंडामेंटल लार्वा है, बेसिक लार्वा, वो प्लेनुला लार्वा कहलाता है। पॉलिप व मेडुसा में पीढ़ी एकांतरण यानी कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी एक दूसरे के बाद दोनों आती जाती रहती हैं, इसी को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। दोनों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एग्जाम्पल में हाइड्रा, फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगालियों का युद्धपोत कहा जाता है, पुर्तगालीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। एडम्सिया, सी एनिमोन। पेनेटुला, समुद्री पेन के नाम से जाना जाता है, सी पेन कहा जाता है। गार्गोनिया, सी फैन, समुद्री फैन के नाम से। और मिनेंड्रिया यानी ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये रहा फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। और नेक्स्ट बच्चों आइए पढ़ते हैं संघ टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा का नाम एक वैज्ञानिक थे एस.के. बोल्ट, इन्होंने दिया था। और इस संघ के जो सदस्य हैं उनको कॉमनली कॉम जेली के नाम से जाना जाता है। कॉम जेली या सी वालनट, समुद्री अखरोट के नाम से भी इनको जानते हैं। आइए देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इससे कुछ खास कैरेक्टर जो हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये इनको कॉम जेली कहा जाता है या सी वालनट समुद्री अखरोट कहा जाता है। अधिकतर सदस्य या सभी सदस्य कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। दूसरी बात, इनमें रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति पाई जाती है। अरीय सममिति जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि फाइलम सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इक्वाइनोडर्मेटा यानी कि तीन ही संघ के जंतुओं में पाई जाती है। तो दूसरा टीनोफोरा है, अरीय सममिति पाई जाती है। द्विकोरिक यानी डिप्लोब्लास्टिक यानी इंडोडर्म और इक्टोडर्म से बने होते हैं। ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनके शरीर पर खास कैरेक्टर है बच्चों, ध्यान रखना, 8 कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं। शरीर पर 8 कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं। ये कॉम प्लेट्स लोकोमोशन या चलन में सहायता करती हैं, मदद करती हैं। पाचन अंतःकोशिकीय इंट्रासेलुलर होता है यानी कि कोशिका के प्रत्येक कोशिका के अंदर होता है। श्वसन या उत्सर्जन यानी रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन जर्नल बॉडी सरफेस के द्वारा, सामान्य सतह के द्वारा। जो बॉडी सरफेस है उसी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है अभी, और जर्नल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन होता है। उभयलिंगी यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, केवल लैंगिक जनन करते हैं। बाह्य निषेचन इसमें पाया जाता है यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके साथ साथ में जो डेवलपमेंट है, परिवर्धन में एक विशेष प्रकार के लार्वा के द्वारा बनता है जिस लार्वा को कहते हैं सीडिपिड लार्वा। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। सीडिपिड लार्वा पूछा था कहाँ पाया जाता है, तो फाइलम टीनोफोरा में पाया जाता है। इनका एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया, थोड़ा PLEURO, प्लूरोब्रेकिया टिनीप्लाज्मा। इसके बाद में नेक्स्ट फाइलम आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस। इनको एक्चुअली में चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है, चपटे कृमि या फ्लैट वार्म के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना गेगेनबाउर नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये मनुष्य व अन्य जंतुओं में अंतःपरजीवी यानी कि मैक्सिमम ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट, चाहे मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाएं या किसी अन्य प्राणी के
शरीर के अंदर पाए जाए। अगर शरीर के अंदर कोई जीव निवास करता है या परजीवी के रूप में पाया जाता है तो उसे कहते हैं इंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी। और यदि शरीर पर या शरीर के बाहरी सतह पर कोई ऑर्गेनिज्म या जीव पैरासाइट या परजीवी के रूप में रहता है तो उसको कहते हैं बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट। जैसे आप जोंक पढ़ते हैं, लीच मनुष्य या फिर किसी अदर वर्टिब्रेट का खून चूसता है, वो भी बाहर रह करके, यानी कि बाहर सतह से चिपकता है, तो वो एक्टोपैरासाइट हुआ। और इसमें कैसे होते हैं? इंडोपैरासाइट। देखें, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है यानी बाइलेटरल सिमेट्री। त्रिकोरिक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। अभी तक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हम पढ़ते चले आए, यानी कि पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 स्तर यहाँ पर डेवलप हुआ है, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म अब यहाँ पर आकर के डेवलप हुआ। तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से हैं? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। लेकिन आगुही यानी कि अभी भी एसिलोमेट, सीलोम का डेवलपमेंट अभी यहाँ पर नहीं हुआ है। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सीलोम का डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है। अंग स्तर यानी आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अभी आर्गन यहाँ पर बन गए। इससे पहले टिनोफोरा में हमने बात की थी, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब चूँकि शरीर में देखो हम बात किए हैं कि ये अंतः परजीवी होते हैं, और अंतः परजीवी है यानी कि शरीर के अंदर पाए जाते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में आपको पता है कि ढेर सारे कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। तो कोई भी एनिमल अगर वहाँ है एलिमेंट्री कैनाल में तो वो भी डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन उस डाइजेशन यानी एंजाइम के एक्शन से बचने के लिए इन जंतुओं के शरीर पर बाहर एक क्यूटिकल का आवरण होता है, और ये क्यूटिकल का आवरण एंजाइम के एक्शन से, यानी कि जिस होस्ट में, जिस पोषक के शरीर में रहते हैं उस पोषक के शरीर में इनको परजीविता का अनुकूलन प्रदान करता है, यानी एंजाइम के एक्शन से बचाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन जंतुओं में अंकुश या चूसक तथा चूसक यानी हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। अब सपोज करिए एलिमेंट्री कैनाल में फूड जाता है फिर और अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो अगर एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं तो वो भी अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए इनमें क्या होते हैं? हुक्स और सकर पाए जाते हैं। इस हुक्स और सकर के हेल्प से ये एलिमेंट्री कैनाल की दीवार से चिपका होता है और साथ साथ भोजन को भी, खाद्य पदार्थ को भी चूसने का काम करते हैं। सकर से चूसेंगे, हुक से अटैचमेंट का काम करेंगे। परासरण नियंत्रण यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन व उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन विशेष प्रकार की कोशिकाओं यानी कि ज्वाला कोशिकाओं, इन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है, फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। परासरण नियंत्रण यानी कि बॉडी में, शरीर में पानी का नियंत्रण, और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालना। ये किनके द्वारा होता है? एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, इनके द्वारा संपन्न होता है। एक विशेष प्रकार की हैं जो केवल प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही पाई जाती हैं। क्वेश्चन भी इनसे डेवलप होता है। ये जंतु बाइसेक्सुअल हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, आंतरिक निषेचन होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनमें भी लार्वा का डेवलपमेंट होता है। लेकिन विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार की लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब एक एग्जाम्पल हम ले, फैसियोला हिपैटिका, जिसे लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। फैसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। और इस फैसियोला हिपैटिका में यहाँ पर देखिए 5 प्रकार के लार्वा बनते हैं। मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा एंड मेटासर्केरिया लार्वा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के लार्वा
केवल लिवर फ्लूक में बनते हैं, यानी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के लार्वा बनते हैं। ये कुछ मेन एग्जाम्पल है, यहाँ से क्वेश्चन डेवलप होता है कि ये मेरासीडियम लार्वा किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है, या मेटासर्केरिया किन जंतुओं में पाया जाता है, रेडिया या सर्केरिया किन जंतुओं में पाया जाता है, तो आप प्लेटीहेल्मिन्थेस का नाम बताएंगे। कुछ जंतु जैसे प्लेनेरिया, हमने जब क्लासिफिकेशन हम बता रहे थे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, तभी हमने बताया था रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की बात की थी। तो प्लेनेरिया जो जंतु है इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता यानी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। मैक्सिमम रीजनरेशन फाउंड इन प्लेनेरिया, अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर किन में पाई जाती है, किस जंतु में पाई जाती है, तो प्लेनेरिया में पाई जाती है। रीजनरेशन ऐसे समझ लीजिए कि शरीर का कोई भाग टूट जाए, टूट करके अलग हो जाए, तो वो पार्ट फिर से जर्मिनेट, फिर से बन जाए, तो इसी को कहा जाता है रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल देख लें, टीनिया सोलियम से फीता कृमि के नाम से जानते हैं, फैसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, प्लेनेरिया हमने अभी बात की, मैक्सिमम रीजनरेशन की कैपेसिटी इनमें पाई जाती है। बच्चों यहाँ तक पढ़िए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम एस्केल्मेंथीज या राउंड वार्म के बारे में, और स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट फाइलम आते चले जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।